तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्पल्स, है ना। इम्पल्स क्या चीज बताई थी मैंने, जब व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल देन सच फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। और इम्पल्स किसके इक्वल आया था हमारा, फोर्स इनटू dt, और इसे हमने किसके इक्वल लिखा था, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और समझते हैं और डिस्कस करते हैं। हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेसिकली सेकंड लॉ। इसको थोड़ा फील करें हम, तो हम लिखेंगे dp इज इक्वल टू f इंटू dt। dp इज वॉट, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से, तो dp का इंटीग्रेशन क्या देगा, dp इज वॉट चेंज इन, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या देता है x, इस तरह से dp का इंटीग्रेशन क्या देगा। अच्छा, यहां पर लिमिट क्या लगाएंगे, p इनिशियल से p फाइनल, तो dp का इंटीग्रेशन क्या आएगा p, और उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो वो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी टी। अब एक बात फील करें आप, अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो फोर्स तो बाहर आ जाएगा, और फोर्स बाहर आ जाएगा तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, f इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, बेसिकली क्या टाइम का डिफरेंस है। और इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। अब आपके मन में आ रहा होगा, इधर लास्ट टर्म पे तो हमने इम्पल्स इज इक्वल टू पढ़ा था f इंटू टी, वही है, बट यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो फिर क्या हमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। रियल फॉर्मूला ये है, इम्पल्स इज इक्वल टू f इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। अगर f कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, f इंटू टी हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। क्लियर ये चीज, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका एक एप्लीकेशन आएगा ग्राफ में, वो आपको फील कराऊंगा, और बढ़िया नीट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए और जेईई मेंस में भी, तो ध्यान रखें। तो हमें क्या ध्यान समझ में आना चाहिए कि इंपल्स किसके इक्वल होता है, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है रियलिटी में, f इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। हाँ, अगर f कांस्टेंट होता तो फिर चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, f इंटू डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट, ओके। अब आपको अगर याद हो तो पुरानी बातें, तो हमने ऐसे लिखते थे, एक्सेलरेशन a वेक्टर इज इक्वल टू dv वेक्टर बाई dt, तो dv वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता था, a वेक्टर dt, दोनों साइड इंटीग्रेट करते थे तो dv क्या होता था, dv होता था चेंज इन वेलोसिटी, और इसे क्या रीड करते थे, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मींस चेंज इन velocity is equal to area of acceleration time graph, ये होता। अब इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को इससे थोड़ा सा रिलेट करो आप, इंटीग्रेशन a dt या इंटीग्रेशन y dx, जब भी ऐसा लिखा होता तो इस चीज को हम क्या पढ़ते हैं, एरिया ऑफ दिस एंड दिस ग्राफ, और वो लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ लिखा होता है उसके इक्वल होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल, यही सीखा हमने। तो इसको थोड़ा सा फील करो, तो इसे तो हम क्या पढ़ सकते हैं, सोचो f इंटू डी टी का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, तो इसे हम और क्या रीड कर सकते हैं, इसे हम रीड कर सकते हैं एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। मतलब जब कभी भी हमें फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन हो और उसका उससे अगर इंपल्स पूछा जाए, तो हमें सिंपली क्या करना है, उस ग्राफ का एरिया निकाल देना, वही आपका इंपल्स होगा, वही आपका चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल, यहां पर फोर्स है, यहां पर टाइम है, ये आपका मैंने ले लिया 2, ये आपका ले लिया 3, ये वैल्यू ले ली मान लो 10 न्यूटन, और मैंने बोला फाइंड आउट द इंपल्स। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जिस स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट पता होगा उसके लिए तो बहुत इजी होगा। अच्छा देखो, किसका ग्राफ दिया है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम ग्राफ का एरिया होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, और चेंज इन मोमेंटम होता है इंपल्स के इक्वल। इनडायरेक्टली बोल सकते हो एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ विल बी इक्वल टू इंपल्स। गॉट माय पॉइंट। तो एरिया निकाल दो इसका, तो इंपल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंपल्स इज इक्वल टू हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज 10 प्लस 1 इंटू 10 मतलब 10, तो 20 आ गया इंपल्स का वैल्यू। इंपल्स को कई बार बुक्स में जे से डिनोट करते हैं, स्मॉल मतलब जे। ठीक, यूनिट क्या होगा सोचो, इंपल्स किसके इक्वल है,
फोर्स इंटू टाइम मतलब न्यूटन सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। क्लियर है? कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो आपको तो कॉन्सेप्चुअली ये याद होना चाहिए बस, ये है कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ओके, स्क्रीन स्टॉप करके इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं जेई में। अब मैं आपको एक दो लेक्चर जो जेई जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, उस पर जेई के क्वेश्चंस कराऊंगा और नीट के भी क्वेश्चन कराऊंगा, और आपको देखना कि कॉन्फिडेंस आएगा कि तो जेई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जेई के 2002 से लेकर 2019 तक के एनएलएम के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन लगभग जो अच्छी वैरायटी के डिफरेंट, एक ही टाइप के क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन है जो आईआईटी जेई पीरियड से इसमें आए हुए 2002 से लेकर 2019 के बीच में, वो मैं यहाँ पर कराऊंगा और उनको आप ढंग से करेंगे। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं ऑर्डर क्या रखेंगे, मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर जेई के क्वेश्चन बता दूंगा ये है, फिर आप खुद से ट्राई करना, फिर देखना कि आपसे सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलो तो पहले क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। हमने अभी तक जितनी भी स्ट्रिंग्स देखी वो कैसी थी, मासलेस। अब बात करते हैं कि अगर स्ट्रिंग का मास भी हो, जैसे आपके मन में भी आ रहा हो कि सर कभी स्ट्रिंग का मास गिवन हो तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कोई परेशानी नहीं होती, बिल्कुल सिंपली तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, ये भी क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। क्या बोला गया था कि एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, इस ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से पुल किया जा रहा है और इस स्ट्रिंग का मास ऑफ स्ट्रिंग इज स्मॉल एम, और इसके फ्री एंड पर जो एक स्ट्रिंग है, इसके फ्री एंड पर एक फोर्स लगाया जा रहा है P। ये P क्या है, फोर्स है। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो देखो जब इस स्ट्रिंग पर फोर्स लगा खींचा जाएगा तो इस ब्लॉक को कौन चला रहा है। एक बात समझो आप कि एक ब्लॉक को रस्सी से बांध दिया, स्ट्रिंग से बांध, और मैं स्ट्रिंग को खींचूं तो ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, तो जाहिर सी बात है ब्लॉक चलेगा। मैंने पूछा ब्लॉक को चला कौन रहा है, तो आपके मन में आएगा फोर्स चला रहा है। नहीं, जो खींचने वाला फोर्स है वो तो आप किस पे लगा रहे हो, स्ट्रिंग पर। उससे क्या क्रिएट हो रही है, टेंशन। वो टेंशन कैसे लगती थी याद करो, एक ऐसे एरो एक ऐसे एरो, बीच में काटो, ब्लॉक पे देखो टेंशन कहाँ लग रही है, क्या इधर की साइड लग रही है। तो ये टेंशन ही वो फोर्स है जो इस ब्लॉक को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनडायरेक्टली ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, टेंशन क्रिएट करने के लिए। टेंशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस ब्लॉक को चलाने के लिए। हाँ, ये बात सही है, दोनों साथ साथ चलेंगे क्योंकि दोनों बंधे हुए हैं। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया था, जब ये आईआईटी में क्वेश्चन आया तो उसने क्या पूछा था, नोट करें आप। फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग, फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग एट द कैपिटल एम मास ब्लॉक, एट द कैपिटल एम मास ब्लॉक। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। बहुत ही सिंपल सा है, 2 लाइन में आंसर आएगा। आप ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं, तो आईआईटी में कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, एज वेल एज नीट में, है ना, और भी सिंपल आते हैं। अपने को एक कॉन्सेप्ट पता है कि इस और ये दोनों जो जो ब्लॉक और जो स्ट्रिंग है साथ साथ चलेंगे। तो अगर इस सिस्टम का एक्सेलरेशन मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे इनका एक्सेलरेशन सेम ही होगा, ए एज्यूम कर लिए। सोचो न्यूटन की इक्वेशन क्या लिखोगे आप, न्यूटन की इक्वेशन होती है नेट फोर्स, इस पूरे सिस्टम पे फोर्स क्या है, सिर्फ P। तो आप लिखोगे P इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू नेट मास। नेट मास कितना हुआ, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन। इसमें कोई परेशानी है ना। यहां से एक बात तो ये समझ में आ गई, इसे इक्वेशन 1 बना दो, वैसे इक्वेशन की जरूरत नहीं। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, किसका, कैपिटल एम मास का। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो मास वाली स्ट्रिंग है ना, जो मासलेस स्ट्रिंग थी ना, उस मासलेस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू कैसा आया था, सेम, ये मैंने बताया था। बट आप यहां पर एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट और ऐड कर लेना, या पेज के टॉप पे कहीं पे भी लिख लो जिससे याद रहे।
जब भी स्ट्रिंग के पास मास होगा तो उसके हर पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा। ऑल्दो इस क्वेश्चन में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमें तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए तो आप ये चीज याद रखना। इस स्ट्रिंग के पास मास है, बिल्कुल है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगी अलग, तो आंसर है डिफरेंट होगी। वो क्यों डिफरेंट होगी, अभी भी एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा तो फील आ जाएगी आपको, है ना। चलो, तो आप पहले ही पॉइंट नोट कर लेना कि अगर स्ट्रिंग के पास मास है तो इसके हर पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू कैसा होगा, डिफरेंट होगा। गॉट माय पॉइंट? ओके। अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये ब्लॉक ऐसे है, कैपिटल एम मास का, नीचे mg लग रहा होगा। इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि हमारा ब्लॉक तो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा हो। और कोई फोर्स इस पर? हाँ। क्या स्ट्रिंग जिस पॉइंट से इसको अटैच है, क्या उस पॉइंट पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा इधर की साइड? यही वो फोर्स है जो क्वेश्चन में पूछा गया। उसने क्या बोला, फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड बाय दिस स्ट्रिंग एट दिस ब्लॉक। और वही फोर्स क्या है हमारा, टी। ये टी ही मुझे कैलकुलेट करना है। ओके। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है? इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए है इधर की साइड। तो सोचो इस पर न्यूटन की इक्वेशन क्या लिखोगे? इस पर न्यूटन की इक्वेशन लिखोगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां से जब मैं निकालूंगा तो आएगा mp अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज द आंसर। अब बताओ कोई टफ क्वेश्चन है क्या ये? है ना, मास वाली स्ट्रिंग लो, मास वाली स्ट्रिंग कर ली, उसमें क्या है। ठीक है, चलो स्क्रीन स्टॉप करके नोट कराओ और फिर एक और क्वेश्चन इसी पे कराता हूँ। अब देखो कुछ वैरायटी क्वेश्चन कराते हैं, फिर एक मास वाली स्ट्रिंग का फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। जैसे मान लो एक ब्लॉक ये ले लिया मैंने 3 kg का, ये ले लिया 2 kg का और ये ले लिया 1 kg का। क्या इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगी? बिल्कुल, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। अभी ये सिस्टम रेस्ट पर है, चल नहीं रहा। फिर ऐसा भी कराऊंगा जिसमें ऊपर भी जा रहा है, फिर एक क्वेश्चन करने दूंगा जिसमें नीचे जा रहा है, वो खुद से सॉल्व करोगे। तीसरा पार्ट, 2 पार्ट मैं करा रहा हूँ, तीसरा खुद से सॉल्व करके चेक करना सही है या नहीं, है ना। और मैं आपसे पूछूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यहाँ पर मैंने टेंशन बोल दी कि इसमें टेंशन है T1, यहाँ टेंशन है T2 और यहाँ टेंशन है T3 इस वाली स्ट्रिंग में। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1, T2 एंड T3। ये कैलकुलेट करके बताना है, सिस्टम रेस्ट पर है अभी। ठीक है, तो यार ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। ऐसे ऐसे ये कट कर दो। आपने 1 kg को देखा तो 1 kg पे ध्यान से देखना आप। 1 kg का इधर है तो नीचे क्या लग रहा होगा, 10। ऊपर क्या लग रहा होगा, T1। मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ T1 है तो यहाँ भी ये भी T1, ये भी T1, T2 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 मासलेस स्ट्रिंग है। फिर आप कहोगे सर इनके बीच में मास वाली स्ट्रिंग आ जाए तो वो भी कराऊंगा। तो ये सिस्टम चल नहीं रहा तो नेट फोर्स 0 है। एक्सेलरेशन तो है नहीं इसमें। एक्सेलरेशन अगर नहीं है तो नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है मतलब ऊपर का फोर्स इक्वल नीचे का फोर्स। तो डायरेक्टली बोलो ना यार, T1 का वैल्यू 10 है। आंसर इसमें क्या है। इसी तरह से अगर हम 2 kg की बात करते तो ऊपर क्या लग रहा होगा, देखो T2। नीचे क्या लग रहा होगा 2 kg पे, एक तो नीचे लग रहा होगा 20 और नीचे क्या लग रहा होगा, T1 भी लग रहा होगा। तो सोचो हम क्या लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू 20 प्लस T1 दैट इज 10। तो T2 का वैल्यू आ गया 30 न्यूटन। क्लियर है। वैसे भी फील करो कि इस T2 ब्लॉक को, ये जो स्ट्रिंग होगी, इस स्ट्रिंग को कितना वेट नीचे पुल कर रहा होगा। 2 kg, 1 kg या टोटल 3 kg। 3 kg तो उसे तो इस बात से मतलब थोड़े ना कि एक स्ट्रिंग पर आप 4 लोग ऐसे होल्ड करके हवा में लटक जाओ। तो स्ट्रिंग ये थोड़ा देखेगी अच्छा 4 लोग लटके हुए हैं तो उसके हिसाब से मैं टेंशन क्रिएट करूँ। उसे तो इस बात से मतलब होता है उसे नीचे कितने फोर्स से खींचा जा रहा है उतना ही टेंशन क्रिएट करेगी। तो जाहिर सी बात है ये दोनों ब्लॉक उसे एक साथ मिलकर खींच रहे हैं तो उसे कितने फोर्स का एहसास हो रहा है और एक्सेलरेशन है नहीं तो उसे ऐसा लगेगा 3 kg का ब्लॉक नीचे खींच रहा है, इसलिए आंसर क्या 30। इसी तरह से मैं 3 kg के लिए बना नहीं रहा हूँ,
डायरेक्ट आंसर बोलो T3 का वैल्यू क्या होगा, क्या 60 न्यूटन? आप करना है तो कर लो। T3 इज इक्वल टू 30 प्लस T2, 30 प्लस T2 कितना हो जाएगा? T3 60 न्यूटन। ठीक है, इसी का बी पार्ट आप ये नोट करो, इसका बी पार्ट मैं यही सॉल्व कर दूंगा। अगर ये पूरा सिस्टम किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन, मान लो हमने ले लिया, कितना ले लें, 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब मैंने बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1, T2 एंड T3। तो अब क्या करना पड़ेगा, फील करें। आप 1 kg फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया करो। आप तो 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे क्या आएगा 10, ऊपर क्या आएगा T1, और एक्सेलरेशन है इस बार ऊपर की साइड कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन। तो इस पर अब नेट फोर्स ऐसा मत कर देना T1 इज इक्वल टू 10, ऐसा तब कर रहे थे जब एक्सेलरेशन नहीं था, क्योंकि तो जब बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 मतलब ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स इक्वल। बट यहाँ पर ऐसा है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे T1 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 10, इट मीन्स T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है, अब व्हाट अबाउट T2? तो T2 के लिए अब क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये कितना 2 kg का ब्लॉक है, तो नीचे कितना लगेगा 20, ऊपर क्या लग रहा है T2, और कौन सा फोर्स लग रहा है 2 kg के ऊपर T1 ऐसे, और एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह से। अब अपने को T2 कैलकुलेट करना है, तो लिख दो इस पे क्या आ जाएगा T2 माइनस 20 माइनस T1 दैट इज 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 न्यूटन। ठीक, अच्छा ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ध्यान समझें मेरी बात को। ये दोनों 2 kg हो या 1 kg हो, ऐसे सिंपल कुछ है नहीं इसमें, 2 kg हो 1 kg जा तो ऊपर ही रहे, ए एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन से, तो इन दोनों को मैं क्या मान सकता हूं, एक सिंपल ब्लॉक कितने kg का 3 kg का। ध्यान समझ, जब हम 3 kg का ब्लॉक एज्यूम कर लेंगे, इसके लिए बता रहा हूं इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि मैंने इसको 3 kg का एक ब्लॉक मान लिया, तो इस पर सिर्फ ऊपर क्या लग रहा है T2, बट नीचे अब वेट कितना है 30, और ये जा कितने रहा है एक्सेलरेशन से 10 से, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे T2 माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू 10, देखो T2 का वैल्यू कितना आएगा 60 न्यूटन। सेम ही आंसर आना है, चाहे ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो आप जल्दी से T3 निकाल के देखो कितना आ जाएगा। तो T3 के लिए आप क्या करोगे, आपको समझ में आ गया जो स्मार्ट बच्चे होंगे कि सर इनको 3 2 1 इनको एक मान लो तो हो जाएगा 6 kg, ऊपर क्या लिख दो T3, नीचे क्या लिख दो 60, एक्सेलरेशन कितना है 10, तो क्या लिखेंगे T3 माइनस 60 इज इक्वल टू 60, तो T3 इज इक्वल टू 120 न्यूटन। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें सिंपल सी चीजें हैं, आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब इसका सी पार्ट सब कुछ सेम है, बस इस बार एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, और मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करोगे इसका क्या आंसर है। ठीक है, अब यार ये तो कर ही सकते हो ना, सिर्फ एक्सेलरेशन क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, सोचो इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख दोगे ऐसे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी सी पार्ट बोल रहा हूँ इसका, इक्वेशन क्या हो जाएगी 10 माइनस T1, तो T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, कर सकते हैं इस बाकी पार्ट आप कर लेना, और मुझे सारे पार्ट्स का आंसर आप सेंड कर देना। अब कईयों को मन में आ रहा सर ये 0 कैसे आ गई, टेंशन 0 आएगी, सोचो कैसे, कितना एक्सेलरेशन लिया मैंने 10,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब किसी भी बॉडी को आप ऐसे रिलीज करोगे, दो बॉडी, ध्यान से, दो बॉडी को स्ट्रिंग से बांध के छोड़ दो ऐसे आप, बट जब फोर्स कब लगेगा, जब स्ट्रिंग में खिंचाव जनरेट होगा, टेंशन क्रिएट होगा, मतलब एक स्ट्रेच फोर्स तो जनरेट हो। जब ब्लॉक फ्रीली नीचे आ रहा है तो वो इस स्ट्रिंग को खींच ही नहीं पाएगा, दोनों ब्लॉक फ्रीली नीचे आ रहे हैं, ये भी 10 एक्सेलरेशन से आ रहा है, ये भी 10 एक्सेलरेशन से आ रहा है, मतलब एक सेकंड में जितना ये नीचे कर रहा है, एक सेकंड में उतना ये नीचे कर रहा है। तो ये स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स, किसी भी सिस्टम में फोर्स कब आएगा, जब ऐसे ये वाला ब्लॉक चले 10 के एक्सेलरेशन से और ये चल रहा है 8 के एक्सेलरेशन, तो ये तेज भागना चाह रहा है, ये स्लो भागना चाह रहा है, तो ये वाला ब्लॉक इस स्ट्रिंग को खींचेगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा। बट सोचो, दो ब्लॉक सिस्टम लिया, ये भी 10 से जा रहा है, ये भी 10 से जा रहा है, तो स्ट्रिंग तो रिलैक्स मोड में है ना, मतलब उसमें कोई टेंशन नहीं हो रही, इसलिए इसका आंसर क्या है, 0। अब बी और सी पार्ट आप इसको कैलकुलेट करके मुझे बताना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो स्क्रीन स्टॉप करके इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।